हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 भारतीय संघवाद में उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। ये चैप्टर है वो फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो चैप्टर मैं करा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर बार इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए करा रही हूँ। मैं एक स्पेशल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं करा रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मैंने आज नहीं लिखा, नहीं तो हर वीडियो में ज़्यादातर मैं नाम भी लिख देती हूँ। तो शुरू करते हैं हम। भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है उसको लागू हुए 73 वर्ष हो चुके हैं और इन 73 वर्षों में 73 ईयर्स में भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आया। हमने देखा बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं और इसका प्रभाव जो भारतीय की संघात्मक व्यवस्था है उस पर भी पड़ा है, जिसके कारण जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें कुछ नवीन प्रवृत्तियाँ भी आई हैं। तो उनमें से कुछ प्रवृत्तियाँ जो नई आई हैं उनका हम डिस्कशन अब आगे करेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं कि संघवाद क्या होता है। तो मैं मोटा बता देती हूँ, वैसे तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया, लेकिन थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो संघवाद शासन प्रणाली होती है उसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, जिसमें कुछ विषय केंद्र को दे दिए जाते हैं तथा कुछ विषय राज्यों को दे दिए जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार के लिए लड़े ना। तो इस तरह आपस में डिवाइड करके शासन चलाया जाता है। तो अब हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है केंद्रवाद। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भारत की जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें केंद्र को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, चाहे वित्त के मामले में ले लीजिए या विषयों के बारे में ले लीजिए। जो केंद्र के पास जो कानून निर्माण की शक्ति है उसमें 100 विषय दिए गए हैं। ये करंट का अपडेट है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो अपडेट पिछले कुछ समय में शायद बदल गया, तो वो अपडेट पुराना, ये अपडेट नया है। तो 100 विषय हैं। तो इस तरह हम देखते हैं। हाँ, और जैसे राज्य सूची में दिए गए जो विषय हैं वो केंद्र के विषय से कम है, उसी तरह समवर्ती सूची में भी जो विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को दी गई है। मतलब कि राज्य और केंद्र में अगर आपस में मतभेद हो जाते हैं तो आखिरी जो बात मानी जाएगी वो केंद्र की मानी जाएगी। तो केंद्र का इसमें हस्तक्षेप होता। तो हम देखते हैं कि केंद्रवाद की जो स्थिति है वो भारत में बहुत ज़्यादा है। कोई भी विकास की योजना है वो राज्य है वो बिना केंद्र की अनुमति या स्वीकृति के बिना लागू करना बहुत ही नामुमकिन सब लगता है हमें। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भारत की जो शासन व्यवस्था है उसमें केंद्र को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, चाहे विषयों के मामलों में ले लीजिए, चाहे हम क्षेत्र के मामले में ले लें या फिर वित्त के मामले में ले लें। तो हम देखते हैं कि भारत में जो केंद्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप। तो ये भी देखा जाता है कि जो केंद्र है वो राज्यों में हस्तक्षेप करता है। किस तरह से? या तो राज्यपाल की मदद से कर देता है या फिर आर्टिकल 365 किसी भी राज्य में तब लगाया जाता है जब वहाँ की जो सरकार है सही ढंग से कार्य ना कर रही हो। मतलब कि जब सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य जब किसी राज्य में नहीं हो रहा होता तब केंद्र है वो राज्य में, मतलब कि राज्यपाल की मदद से 365 धारा लगा देता है। लेकिन और इससे जो सरकार बर्खास्त हो जाती है, वहाँ पे हट जाती है और उसके बाद दोबारा चुनाव किए जाते हैं। लेकिन हमने देखा है कई बार जो आर्टिकल 365 का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है। इसके मैं 2 एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। पहला है 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस समय 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 365 का दुरुपयोग करके उन्होंने मतलब कि सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हटा दी। तो इस तरह भी उन्होंने 365 का वो गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हमें मिलता है कि 1980 में जब कांग्रेस की सरकार आई, उस समय 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार थी। तो सरकार ने 365 का गलत यूज़ करके
मतलब कि उसका यूज़ गलत कारणों से, तो उनकी सरकार को हटा दिया। राज्यपाल का भी हम देखते हैं कि सरकार अब अपने राज्यपाल की मदद से जो राज्य की सरकार है उसके अंदर दखल देती रहती है या कई बार उस पर नज़र रखती रहती है। तो ये भी देखा है कि जो राज्यों में केंद्र का हस्तक्षेप भी होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, राज्यों के पास वित्तीय साधन का अभाव। हमने देखा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और समय बदल रहा है, लेकिन जो राज्यों के पास जो वित्तीय साधन है वो अभी बहुत कम है। ज़्यादातर हमारे देश में वित्तीय साधन केंद्र के पास है। कहते हैं कि जब वित्त की अगर किसी भी राज्य को आवश्यकता होती है तब जो राज्य है केंद्र सरकार देती है वित्त राज्यों को, लेकिन कई बार देखने को मिलता है हमें कि राज्य सरकार भेदभाव करती है। वो विपक्षी दल की सरकार जिस राज्य में होती है उसको कम अनुदान देती है, बजाय कि अपनी सरकार जिस राज्य में उसकी सरकार होती है उसको वो ज़्यादा पैसे देती है, ज़्यादा अनुदान देती है। तो ये भी देखने में आया कि सरकार वित्त का बंटवारा करते समय भेदभाव करती है। और कई राज्यों ने कहा भी है कि जो सरकार है वो भेदभावपूर्ण रवैया रखती है, और जो वित्त साधनों का या वित्त देने का जो भी डिसीजन है कि कितना वित्त का बंटवारा किस राज्य को दिया जाएगा, ये निश्चित संख्या नहीं है। सिर्फ सरकार ही डिसाइड करती है कि उसको कितना किस राज्य को देना है अपनी स्वेच्छा से। तो इसमें भी हमको देखने को मिलता है कि सरकार इसमें कई बार त्रुटि कर सकती है, या फिर ये कहें हम बंटवारे में भेदभावपूर्ण रवैया रख सकती है। तो इस भेदभाव को देखते हुए 1983 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी मुख्यमंत्रियों ने एक वित्त संबंध के लिए एक परिषद की स्थापना के लिए कहा था कि आप एक जो वित्त संबंधी परिषद की स्थापना कीजिए जो निश्चित वित्त का बंटवारा करे, ताकि भेदभावपूर्ण रवैया ना अपनाए सरकार। फोर्थ पॉइंट का नाम है दोषपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। हमें देखने को मिलता है कि जो क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं उनमें कुछ दोष भी आ गया है, जैसे कि जो क्षेत्रीय संगठन है वो नए राज्यों की मांग कर रहे हैं कि हमें नए राज्यों का निर्माण कीजिए। ज़्यादातर जो नेता है वो अपने स्वार्थी पूर्ति के लिए भी नए राज्यों की मांग करते हैं। अंतर्राज्यीय जल बंटवारा, कभी कभी क्षेत्र को लेकर या नदियों के जल को लेकर भी संगठनों के बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है। अंतर्राज्यीय नदियों के बीच के बंटवारे को लेकर कि ये इन्होंने पानी नहीं छोड़ा या इन्होंने पानी नहीं दिया। एग्जाम्पल के लिए आप हरियाणा और पंजाब का ले सकते हो कि हरियाणा और पंजाब में भी लड़ाई होती रहती है पानी और जल के बंटवारे को लेकर। और अगर हम देखें तो क्षेत्र के बीच में भी आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि वहाँ पे चंडीगढ़ के नाम पे आपस में होती ही रहती है। ठीक है, दोषपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के कारण आपस में जो राज्यों को लेकर राज्यों के लोगों के बीच में आपस में तनाव भी होता रहता है, जिसके कारण भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राज्यीय परिषद। जो अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए एक परिषद की जो है गठन किया जा सकता है। ये हमारे संविधान में दिया गया है, और इसकी जो स्थापना है वो राष्ट्रपति करेगा, और उसका जो अध्यक्ष होगा वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और जो ये अंतर्राज्यीय राज्य परिषद की स्थापना भी कर दी गई है, मतलब कि बहुत टाइम पहले ही कर दी गई थी। 2016 को श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राज्यीय परिषद की 11वीं बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए। इस बैठक में आंतरिक सुरक्षा, जीएसटी, सब्सिडी के प्रत्यक्ष हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट है नए राज्यों की मांग। हम जो संघवाद की उभरती प्रवृत्तियों में से एक ये भी है कि नए राज्यों की मांग उठ रही है। हमने देखा था कि 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। 2014 में तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ, लेकिन अब भी लोग शांत नहीं हैं। राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर दिया गया है, हमने ये भी देखा, लेकिन अब और भी ज़्यादा गठन की मांग कर रहे हैं। जैसे कि बिहार में मैथिली,
मैथिली प्रदेश, यूपी में हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, असम में बोडोलैंड, और अगर पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड आदि की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे और अब भी बहुत सारे आंदोलन भी किए गए हैं गोरखालैंड को लेकर के 2017 में किए गए थे। तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो नए राज्यों की स्थापना की मांग करते जा रहे हैं। हम लोग 7 पॉइंट है, केंद्र की अत्यंत शक्तिशाली स्थिति, द पोजीशन ऑफ सेंटर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम देखते हैं कि जो केंद्र की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हम देखते हैं कि जो नीति बनाना होता है या नियोजन के लिए भी ज़्यादातर जो कार्य हैं, मतलब ज़्यादातर काम केंद्र द्वारा किया जाता है। राज्यों की इसमें इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती। साथ ही जो राज्य होते हैं वो केंद्र पर वित्तीय निर्भर होते हैं। तो 65 का भी हमने 365 आर्टिकल का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है, जिसने संघवाद के बहुत सारे सिद्धांतों की भी अवहेलना की है। साथ ही राज्यपाल की स्थिति का भी कई बार दुरुपयोग किया गया है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भारत का जो केंद्र है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के संबंधों की पुनर्धारणा की मांग। हमने कई बार देखा है कि जो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उसमें ज़्यादातर पावर केंद्र के पास है। चाहे वो विषयों के लेकर ले लो कि जो केंद्र में जितने विषय हैं 100 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को। राज्यों में जितने विषय हैं उन पर कुछ विशेष स्थितियों में केंद्र कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के जो विषय हैं, समवर्ती सूची के जो विषय है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर आपस में दोनों के बीच में टकराव हो जाता है तो केंद्र के जो कानून हैं उनको माना जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं। और वित्त से संबंधित भी देखें तो हम राज्य केंद्र के ऊपर वित्त संबंधी निर्भर है। तो इस तरह देखा जाता है कि कई बार केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसीलिए कई बार केंद्र और राज्य के संबंधों का पुनर्निर्धारण की मांग की जाती है। ज़्यादातर ये मांगे क्षेत्रीय पार्टी करती हैं, जैसे अकाली दल, जो DMK, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम पार्टी आदि। और ज़्यादातर जो मांग केंद्र और राज्य के पुनर्निर्धारण की मांग पर अकाली दल और DMK ने बहुत ज़्यादा सहायता की मांग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल रक्षा, मुद्रा, विदेशी संबंध, संचार आदि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो ही केंद्र को मिलने चाहिए, बाकी शेष विषय राज्यों को दे देने चाहिए। और कई बार कमेटियों का भी निर्माण किया गया है। इसके तहत राज्य और केंद्र के संबंधों का पुनर्निर्धारण करने के लिए कई आयोगों का भी निर्धारण किया गया या कई नियुक्ति की गई, जिसमें सरकारिया आयोग एक महत्वपूर्ण आयोग है। कई बार इससे रिलेटेड भी 2 नंबर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 है राज्यपाल की पक्षपाती भूमिका। हमने देखा है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इन्हें पद से हटाना हो या फिर कहीं इनका ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो कई बार देखा गया है जो राज्यपाल हैं वो राज्य की संवैधानिक मुखिया होने की भूमिका कम निभाते हैं, जबकि केंद्र के एजेंट की भूमिका हमें ज़्यादा निभाते हैं। और हमने कई बार देखा है
कि केंद्र के कहने पर जो राज्य की सरकार है या तो 365 धारा के तहत राज्यपाल लगा देता है, जिससे उनकी शासन व्यवस्था, जिसका मतलब है कि वहाँ पर शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तो सरकार को हटा दिया जाता है। तो ये देखने में आया कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो कई बार पक्षपाती रही है। हमें कई उदाहरण वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिले हैं। जैसे मैं एक उदाहरण बताती हूँ, ये है 10 मार्च का 2008 को जो मेघालय के राज्यपाल एस सिंह ने कांग्रेस विधेयक के नेता श्री डी लपांग को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, जबकि बहुमत मेघालय प्रगतिशील गठबंधन के पास थी। तो इस तरह हमें देखने को मिलता है कि कई बार राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित कर देता है जब किसी के पास बहुमत कम हो। तो देखने को मिलता है कि ज़्यादातर वो जो केंद्र में होते हैं, जो केंद्र कहता है उनकी बात मान के उसको मुख्यमंत्री घोषित कर देता है कि आप इतने दिन में बहुमत जुटा लीजिए, जबकि कोई और कैंडिडेट उससे ज़्यादा अच्छा होता है या उसके पास उससे थोड़ी ज़्यादा बहुमत होती है। तो ये देखने को आया है। इस तरह राज्यपाल कई बार पक्षपाती भूमिका निभाता है और कई बार 365 का दुरुपयोग में भी सरकार के साथ देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, संघवाद की कार्यप्रणाली का नवीन रूप। जो संघवाद की जो कार्यप्रणाली है उसमें नवीन रूप धारण हुआ कि हमने देखा है कि कोई भी पार्टी अब बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती कि अकेले अपने दम पर सरकार बना ले। तो हमें संघवाद में ये देखने को मिला है कि कोई भी पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी वो क्षेत्रीय पार्टी या कुछ राष्ट्रीय पार्टी मिलकर किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और फिर सरकार का गठन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन जिसमें एक राष्ट्रीय पार्टी और कई राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वे अगर सरकार बनानी पड़े और उनको इतना बहुमत ना मिले तो गठबंधन बना रखा उन्होंने ताकि वो सरकार का निर्माण कर सके। तो ये देखने को मिला है कि जब से 1967 के बाद क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया है और ज़्यादातर राष्ट्रीय पार्टियों ने आपस में गठबंधन बना लिया है। इस तरह जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित करती हैं। अपनी विचारधारा, अपने लोगों को पद दिलाना, तो क्षेत्रीय पार्टी संगठन में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें भी रखती हैं, जैसे कि अपनी विचारधारा का प्रसार करना आदि। नेक्स्ट पॉइंट 11 पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र स्थापित करने का निर्णय। केंद्र सरकार ने जो ये तो न्यूज़ अभी की है कि 2012 में केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि वो एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र की स्थापना करेगी, लेकिन जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने हितों की रक्षा के लिए इसका विरोध किया। तब आपको लग रहा होगा कितनी अच्छी बात है, तो विरोध क्यों किया है? क्योंकि जो ये काम है ना, ये संघवाद की जो सिद्धांत है उनकी अवहेलना करता है। क्योंकि वर्तमान समय में यह आदेश लागू तो नहीं हुआ, परंतु इस आदेश को केंद्र सरकार ने वापस भी नहीं लिया है। जो आतंक विरोधी राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करने वाले आदेश में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके फलस्वरूप केंद्र की जो गुप्त एजेंसियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। ठीक है, गुप्त एजेंसी तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लिख भी देती हूँ ताकि आप नोट कर लें। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आपको मैं सॉरी बोल देती हूँ पहले ही। तो इसमें जो गुप्त एजेंसियां हैं वो बिना वारंट करे किसी को गिरफ्तार कर सकती हैं, किसी से जांच कर सकती हैं, या फिर किसी को मतलब कि कई महीनों तक अपने पास रख सकती हैं। तो इससे हमें देखने को मिला था कि जो केंद्र सरकार है वो इससे जो आतंक विरोधी प्रदेश है इससे जो
राष्ट्रीय आतंक विरोधी केंद्र की स्थापना से बहुत ज़्यादा पावरफुल में हो जाती और किसी भी राज्य में आसानी से हस्तक्षेप कर लेती, अपनी गुप्त एजेंसियों से किसी भी काम को निकलवा लेती। तो ये भी देखने को आया है और इसका विरोध 12 राज्य के सीएमओ ने किया। तो ये बात ध्यान रखना, कोई छोटे मोटे 1-2 सीएम ने नहीं किया, 12 राज्यों के सीएमओ ने किया था इसका, क्योंकि इससे जो केंद्र सरकार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। निष्कर्ष पे हम पहुँचते हैं कि 1967 है उससे पहले जो संघवाद है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं आ रही थी संघवाद शासन प्रणाली में, ना ही संघवाद में जो राज्यों के जो अधिकार है उनको ज़्यादा बढ़ाए जाए या राज्यों की स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाए, इनका कोई मुद्दा था नहीं, क्योंकि उस समय केंद्र और राज्यों में एक ही सरकार थी, वो थी कांग्रेस। लेकिन समय बदला, 1967 के बाद जो क्षेत्रीय दल है वो उभरने लगे और जो सत्ता में जो क्षेत्रीय दल है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। तो हम पढ़ते हैं कि तो निष्कर्ष ये है कि जो संघवाद में समय बदल रहा है तो हमें जो राज्य की जो सरकार हो उसको वित्त संबंधी निर्भर, वो केंद्र के ऊपर है, तो हमें जो वित्त संबंधी जो निर्भरता है उसको केंद्र से कम करना है। हमें राज्यों को वित्त संबंधी निर्भर बनाना है ताकि वे आपस में डिसीजन ले सके, ताकि सरकार भी गलत फ़ायदा ना उठाए और राज्य सरकार भी उत्तरदायित्व हों और ज़्यादातर विषय राज्यों के पास भी रहे, ताकि हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है और बाहरी सुरक्षा को भी ठेस ना पहुंचे। पर वित्त संबंधी निर्भरता है उसको हमें जो राज्य हैं जो केंद्र पर ज़्यादा वित्त संबंधी निर्भर है उनको कम करना होगा। धन्यवाद। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना, वे बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, इसीलिए ये चैप्टर मैंने पहले भी बताया था और अब भी बताती हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि ये चैप्टर में ज़्यादातर क्या मैं बोलूँ तो हर बार क्वेश्चन इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है।